हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस की। तो इसमें क्या होता है कि इन एन एसी मशीन कोई भी जो फ्लक्स सेटअप होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सेटअप होता है लोड करंट से। तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि एसी मशीन में हमें मालूम है कि कोई भी फ्लक्स जो सेटअप होता है वो किससे सेट होता है, बाय द लोड करंट। और लोड करंट जो है विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द यूजफुल फ्लक्स ऑफ द मशीन इज ए लीकेज फ्लक्स। यानी कि किसी भी एसी मशीन में कोई फ्लक्स जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है यूजफुल फ्लक्स में, वो कहलाता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, वो फ्लक्स कहलाता है लीकेज फ्लक्स। द इफेक्ट ऑफ दिस लीकेज फ्लक्स इज टू सेट अप ए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग। तो इस लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट क्या पड़ता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में ये क्या करता है, ये एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस लीकेज फ्लक्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग। अब जो लीकेज फ्लक्स होता है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में। एक तो होता है स्लॉट लीकेज, वन इज स्लॉट लीकेज। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है टूथ हेड लीकेज, टूथ हेड लीकेज। और जो थर्ड होता है वो होता है कॉइल एंड और ओवरहैंग लीकेज, कॉइल एंड और ओवरहेड ओवरहेड लीकेज। तो ये जो लीकेज फ्लक्स होते हैं वो ये तीन तरह के होते हैं: स्लॉट लीकेज, टूथ हेड लीकेज और कॉइल एंड और ओवरहेड लीकेज। इसमें क्या होता है, द वोल्टेजेस इंड्यूस इन द आर्मेचर वाइंडिंग बाय द एयर गैप फ्लक्स आर कॉल्ड एयर गैप वोल्टेजेस। जो वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस होता है किसकी वजह से, एयर गैप फ्लक्स की वजह से, वो कहलाता है एयर गैप वोल्टेजेस। द लीकेज fluxes also induce voltages in the armature winding. These are taken into account by introduction of leakage reactance drop. Most of the reluctances of the magnetic circuits for armature leakage fluxes are due to air paths. The fluxes are therefore nearly proportional to the armature currents producing them and are in phase with these currents. For this reason, the voltages they induce in the armature winding can be taken into account by the use of constant leakage reactance for the phases, which multiplied by the phase currents give the component voltages induced in the phases by the leakage flux. These voltages are the leakage reactance drops and lead the currents producing them by 90 degree. तो ये जो वोल्टेज होते हैं, these voltages are the leakage reactance drops and lead the currents producing them by 90 डिग्री। तो करंट इसमें 90 डिग्री जो है 90 डिग्री लीड करती है इस वजह से। तो ये तो हो गया आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की। आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि व्हेन लोड करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग्स ऑफ एन अल्टरनेटर, द रिजल्टिंग एमएमएफ प्रोड्यूसेस फ्लक्स। मतलब जब आप लोड करंट फ्लो कराएंगे आर्मेचर वाइंडिंग में किसी भी अल्टरनेटर के, तो जो रिजल्टिंग एमएमएफ है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और इस फ्लक्स की वजह से दिस आर्मेचर फ्लक्स रिएक्ट्स विद द मेन पोल फ्लक्स, causing the resultant flux to become either less than or more than the original main flux। अब ये जो एमएमएफ की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो जो मेन फ्लक्स है उसके साथ जब कंबाइन होता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो या तो मेन फ्लक्स से ज्यादा होता है, ठीक है, आइदर मोर देन ओरिजिनल फ्लक्स, या लेस देन ओरिजिनल फ्लक्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर ऑब्लिक स्टेटर
flux on the flux produced by the rotor field poles is called armature reaction। यानी कोई आपसे पूछे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो सिंपली आप ये बताइए कि आर्मेचर फ्लक्स जो है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर फील्ड। रोटर फील्ड की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक। अब इसमें क्या होता है, द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो इसकी क्वालिटी क्या होती है कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड में, और रोटेट करता है किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से, एनएस, जो पीछे हम लोग पीछे लेक्चर्स में उसको सिंक्रोनस स्पीड को हमने एनएस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये पावर फैक्टर जो होता है, जिसको हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है कि इफ द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इज अज्यूम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। अब हम ये मान लें अगर कि आर्मेचर रिएक्शन जो है, फ्लक्स है, is assumed to act independently of the main field flux. It induces a voltage in each phase which lag the respective phase currents by 90 डिग्री। तो इस आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स की वजह से, ये जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसका मेन फ्लक्स से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है, और ये इंड्यूस करता है, इट इंड्यूसेस ए वोल्टेज इन ईच फेज। ठीक है, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, ये हर फेज में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, और ये वोल्टेज लैग करता है उस फेज करंट को। दिस वोल्टेज लैग्स दिस वोल्टेज लैग्स द रिस्पेक्टिव फेज करंट आईपी बाय 90 डिग्री। यानी ये वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ है, ये 90 डिग्री पीछे रहता है फेज करंट से। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स आर सीन टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म। तो जब आप टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसको जब आप एनालिसिस करते हैं या उस मेथड को आप समझते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये आर्मेचर रिएक्शन, यानी यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट आर्मेचर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉर्क प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म। तो ये यूज होता है आर्मेचर रिएक्शन का। तो इस तरह से आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन, ये दोनों चीजें हमने आपको बता दी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक चीज आती है जो थर्ड सब टॉपिक है आज का, वो है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, दैट इज सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है, अब देखिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है कि द एक्चुअल जनरेटेड वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ समेशन ऑफ टू कंपोनेंट वोल्टेजेस। One of these component voltage is the voltage that would be generated if there were no armature reaction. It is the voltage that would be generated because of only the field excitation. तो जो वोल्टेज जनरेट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो फील्ड एक्साइटेशन की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होता है वो, ठीक है, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको बोलते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक है, जनरली इसको हम ई और हमने दिखा दिया ई एक्स सी, मतलब ई एक्साइटेशन, ये हो गया। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है, द अदर कंपोनेंट ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इज द आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज। दूसरा, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज। यानी इसको हम दिखाते हैं ई
ए आर से। तो यानी कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वो इन दोनों का सम होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, मान लीजिए हमने लिखा ई अल्फा से, सपोज कीजिए दैट इज इक्वल टू हो गया आपका ई एक्साइटेशन प्लस ई आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंस आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट्स इन ए वोल्टेज इफेक्ट इन ए सर्किट कॉज्ड बाय चेंज इन फ्लक्स बाय करंट इन द सेम सर्किट, इट्स इफेक्ट इज ऑफ नेचर ऑफ एन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका जो चूंकि ये रिजल्ट होता है वोल्टेज जो है आर्मेचर सर्किट टू अकाउंट, ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज की, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली होती है। यानी ई ए आर को हम लिख सकते हैं माइनस जे इंटू एक्स ए आर, ये इम्पिडेंस रिएक्टेंस हो गया, इंटू आई एल्फा। ठीक है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स ए आर इज ए फिक्शियस रिएक्टेंस which will result in a voltage in the armature circuit to account for the effect of armature reaction upon the voltage relations of the armature circuit। तो ये क्या है, ये एक फिक्शियस रिएक्टेंस है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि इन एडिशन टू द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द स्टेटर वाइंडिंग आल्सो हैज ए सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो स्टेटर वाइंडिंग का भी अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यानी हम एल अल्फा लिख दिया हमने, एल अल्फा। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस किसका हो गया, स्टेटर वाइंडिंग का, ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है। और इसी तरह सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स अल्फा क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। किसका, ऑफ स्टेटर वाइंडिंग का। और आर अल्फा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज आर्मेचर, या इसको आप स्टेटर भी लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपका हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज V, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई अल्फा माइनस जे एक्स ए आर आई अल्फा माइनस जे एक्स अल्फा आई अल्फा, अल्फा कह लीजिए या आर्मेचर कह लीजिए, जो भी है, ए भी लिख सकते हैं इसको, माइनस आर अल्फा आई अल्फा। ठीक। तो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन ये आ जाएगी, जहां पे देखिए ये क्या है, आर अल्फा आई अल्फा क्या है, ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। फिर एक्स अल्फा आई अल्फा क्या है, ये हो गया आपका आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। और ये अभी हम ऊपर बता चुके हैं, एक्स ए आर इंटू आई अल्फा क्या हो गया, ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स एंड द लीकेज फ्लक्स इफेक्ट्स इन द मशीन आर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप देख रहे हैं दोनों जो है किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। देयरफॉर दिस इज ए स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल अजम्पशन, मतलब एक जनरल तरीका है कि टू कंबाइन देम इनटू ए सिंगल रिएक्टेंस कॉल्ड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो चूंकि आप ये देख रहे हैं कि जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट और लीकेज फ्लक्स इफेक्ट दोनों किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो एक स्टैंडर्ड कस्टमरी है या एक जनरल तरीका है कि इनको कंबाइन करके हम सिंगल रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंगल रिएक्टेंस कहलाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है। तो यही चीज होती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स एल्फा, मतलब ये आर्मेचर वाला, प्लस एक्स ए आर। ठीक है। इस तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम V को इस तरह से लिखें, V की इक्वेशन को, तो वोल्टेज इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू हो गया ई अल्फा माइनस जे एक्स एस आई अल्फा
माइनस आर अल्फा आई अल्फा, ठीक। यानी V इक्वल टू हो गया हमारा, इसको हमने ले लिया ई अल्फा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं आर अल्फा प्लस जे एक्सेस इंटू आई अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम जेड एस लिख दें तो ये हो गया ई अल्फा माइनस जेड एस आई अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे ये जेड एस क्या हो गया, जेड एस इक्वल टू हो गया आपका आर अल्फा प्लस जे इंटू एक्सेस, और इस जेड एस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस इम्पिडेंस, सिंक्रोनस इम्पिडेंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।